Hey students, very good evening to all of you. Dear student, today we are going to talk about what is modern periodic law and why atomic number is chosen as the fundamental property या basic criteria to classify the elements. इससे प्रीवियस जो लेक्चर हमने किया बच्चे, उसमें हमने बात करी थी क्या कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्लासीफाई किए गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, और उसी में हमने वेरियस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया उसकी बात की थी। तो बच्चे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर को क्यों इंपॉर्टेंस दी गई और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसकी बात करेंगे। तो बच्चे अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट थे मोस्ले, उन्होंने क्या किया 1912 में एक्चुअली में ही टेक 38 डिफरेंट एलिमेंट्स, उन्होंने 38 अलग अलग एलिमेंट्स लिए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो एलिमेंट्स थे इन एलिमेंट्स के ऊपर वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कर रहे थे। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन द एलिमेंट्स जो ये उन्होंने लिए हुए थे। और जब इन एलिमेंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हो रहे थे तो इनसे क्या निकल रही थी, जो एक्सरेज निकल रही थी बच्चे, इन एक्सरेज के स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को उन्होंने ये देखा कि इन एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक मास। मीन्स उनके बेसिस, इस बेसिस पर उन्होंने एक रिलेशनशिप दी एंड व्हाट वाज दिस रिलेशनशिप, ही स्टेटेड दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू ए z माइनस बी, जहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, बिकॉज अंडर रूट स्क्वायर z दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। तो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया और यहाँ पे b भी क्या है, कांस्टेंट है, अलग अलग जो एक्स रेज है उनके लिए। सो a एंड b क्या है, दैट इज कांस्टेंट, ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये यहाँ पर क्या है, दिस इज एटॉमिक नंबर। एंड व्हेन ही ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड z, तो उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ डिटरमाइन किया बेटा, ग्राफ किसके बीच में, बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड z। और जब इन्होंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, इनके बीच में जो ग्राफ आया बच्चे वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्चुअली में एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही हैं। तो इसके बेसिस पर इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को देखकर उन्होंने कहा कि एक्चुअली में एटॉमिक नंबर शुड बी द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज फॉर द एलिमेंट, नॉट द एटॉमिक मास। मीन्स एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एटॉमिक नंबर को कंसीडर करना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास को। उसके बाद ही मोस्ले के एफर्ट्स के बाद ही एक्चुअली में एटॉमिक नंबर वॉज द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, इज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर should be fundamental property to arrange the elements, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक नंबर को लिया जाने लगा। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि मोस्ले ने कंसेप्ट दिया था, किस चीज़ का कंसेप्ट है, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया एलिमेंट पर, जो एक्सरेज निकली उनकी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही स्टेटेड, ही ड्रॉ अ ग्राफ विच वॉज अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को देखकर उन्होंने कहा कि एक्चुअली में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर होनी चाहिए, ना कि एटॉमिक मास। और उसके बाद फिर लॉ आया, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बच्चे अगर आपको याद हो, हम पीरियोडिक लॉ ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसका फंक्शन होती है, एटॉमिक मास का फंक्शन होती है। लेकिन क्योंकि अब हम बात करें एटॉमिक नंबर की, ना कि एटॉमिक मास की, इसीलिए नया लॉ प्रपोज किया, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एंड व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इट सेड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number, नॉट एटॉमिक मास। मीन्स उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज है बेटा वो किसके बेसिस पर है, दे आर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो बच्चे अगर हम बात करें इसके बाद
क्या कि व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो बच्चे अगर हम बात करें, हमने पहले कहा है कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का बार बार रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। जैसे ही हमने एटॉमिक नंबर को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया तो हमने ये देखा कि एक्चुअली में एलिमेंट्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। इसको समझाने से पहले लेट वी राइट सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एटसेट्रा, तो यहाँ पे लिथियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। सोडियम 11, इट हैव 1s2 2s2 2p6 3s1। If we talk about potassium, it have 1s2 2s2 2p6 3s2, that is 3p6 6 2 8 2 10 2 12 और 6 18 4s1 19। देखिए इसका 11 होता है प्लस 8 कीजिए 19 हो गया। इसमें भी अगर हम क्या कर दें, देखिए पोटेशियम के बाद यहाँ पर हमें कितने को प्लस करना पड़ेगा, 18 को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए पोटेशियम के बाद आ गया बेरिलियम, 10 एलिमेंट वो आ गए बीच में और 6 उधर आ गई, 10 और 6 और 2 फिर से ऐड करने पड़ेंगे, मीन्स 18 इसमें ऐड करिए। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 8 16 1 17 1 2 3 यानी कि 37 रुबीडियम का हो गया। और आगे हम सीजियम में 32 प्लस कर देंगे। तो बच्चे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में मिलेगा 5s1, सीजियम का करेंगे तो आपको मिलेगा 6s1 और फर्दर करेंगे तो 7s1, मीन्स ये आगे वाला कॉन्फ़िगरेशन आप अपने आप देख लेना। तो बच्चे यहाँ पर आप देखिए 1s, इसमें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखा गया जब एलिमेंट्स जो कि एक सेम ग्रुप में आ रहे थे या एक सेम पीरियड में आ रहे थे, उनके बेसिकली ग्रुप में जो आ रहे थे उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो बिल्कुल सेम रहता था, मीन्स दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इफ दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल मीन्स दे हैव वैलेंसी 1। इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 मीन्स दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर लेट वी टेक एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन का बच्चे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p5, क्लोरीन का करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3p5। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सिमिलरली ब्रोमीन का करेंगे तो 4p5, अगर इसका करेंगे तो 5p5 एंड सो ऑन। मीन्स इन सब की वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 5 इलेक्ट्रॉन और S में 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स वैलेंस शेल की बात करें तो दे ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही रीज़न था कि पीरियोडिसिटी आ रही थी प्रॉपर्टीज में, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स विच लाई इन द सेम ग्रुप दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है ना, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं था, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम थे, मीन्स वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, सेम होते थे, इसीलिए वो क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मीन्स व्हाट इज द रीजन ऑफ द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी, समझ गए होंगे। पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में क्या था, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, दैट इज वाई दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बच्चे क्या होती थी, सेम होती थी। यही रीज़न होता था किस चीज़ का, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो लेट वी टॉक अबाउट अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, सो if we talk about the classification again, कैसे क्लासीफाई किया, now we will talk about modern periodic table. Modern periodic table, इसको long form of the table भी बोलते हैं
इसे बोहर टेबल भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लासिफिकेशन हम करते थे 1s2 2s2 या उससे पहले KLMN के बेसिस पर, वो अकॉर्डिंग टू बोहर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही था, इसलिए इसको बोहर टेबल भी बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बोहर टेबल, ठीक है ना। और इस टेबल के अंदर हमें मालूम है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, एक बार बता देती हूँ फटाफट, कि देयर आर 18 ग्रुप्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चे क्या है, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल S, P, D एंड F 4 ब्लॉक हैं। इट हैव 4 ब्लॉक, ठीक है। और इसमें अभी हम बात करने वाले हैं कि हमें S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इसके बाद बच्चे हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं क्या, कि ये जो 4 ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उन 4 ब्लॉक्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वन बाय वन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, व्हाई दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। लेट वी डिस्कस दीज वन बाय वन। तो फर्स्ट लेट वी स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू द एस ऑर्बिटल या एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। So students, first let me talk about the S block element. What are S block elements? बच्चे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अब आप इतना समझ चुके हैं कि S, P, D and F there are 4 orbitals in which the electrons are accommodated according to their increasing order of their energy. तो if during electronic configuration the last electron enter into the S orbital, that is called S block element. तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर कर गया, तो वो कैसा एलिमेंट हुआ बच्चे, S ब्लॉक एलिमेंट हुआ। तो हम लिख सकते हैं इफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू S orbital, these elements in which last electron enter into the S orbital is called S block element, that is called S block element, ठीक है। और बच्चे अगर आपको मालूम हो, ये जो S ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, चाहे वो 2s हो, चाहे वो 1s हो, चाहे वो 3s हो, चाहे वो 4s हो। वी नो इट हैव मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इनटू द S ऑर्बिटल। दैट इज वाई हमारे पास सिर्फ S के 2 ही ग्रुप बनते हैं, दैट इज फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। तो अगर हम बात करें S ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप हैं, इट कंसिस्ट of 2 groups. And what are these group? First group and second group. फर्स्ट जो ग्रुप है बच्चे, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और जो सेकेंड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। वाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स? क्योंकि हमने कहा मोस्टली जो बेस होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और ये क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। मीन्स इनके जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली अर्थ में पाए जाते हैं, अल्केलाइन तो होते ही नेचर में। तो दैट इज वाई इट स्टेट अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो हमारे पास 2 हो गए, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करें ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड, आप सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि इसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को अल्कली और सेकंड को अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इनटू द एस ब्लॉक एलिमेंट, टोटल 14। किसको? इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हीलियम तो एस ब्लॉक में नहीं रखा हुआ, हीलियम को कहाँ रखा हुआ है, हीलियम को रखा हुआ है नोबल गैसेस के अंदर, मतलब 18 ग्रुप में, है ना बच्चे। एक्चुअली में उसको 18 ग्रुप में इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि हीलियम की मोस्टली प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस से मैच करती हैं, बट हीलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है कि इसमें एस ऑर्बिटल में, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक
एलिमेंट। और हाइड्रोजन, एक्चुअली में हाइड्रोजन की पोजीशन भी एनामलस है, ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन रखा इधर हुआ है फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पर, बट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल से भी मैच करती है, मीन्स ग्रुप 17 से भी मैच करती हैं। हाइड्रोजन के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर +1 में ही। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अगर हम यहाँ पे बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये क्या हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 6 ये हो गए और एक हो गया हीलियम। तो जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी करके देख लीजिए, मैं किसी एक का एग्जांपल दे देती हूँ। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 और फिर 2 लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, दैट इज इट एंटर इनटू द s ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स, इसीलिए इनको s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो बच्चे अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns1, और अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 मीन्स इफ यू टॉक अबाउट जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट इट इज ns122, जहाँ पर जो n है इट इज़ 2 to 7। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन के अंदर 1 से शुरू होता है, आप 1 से भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में 1 मेंशन किया हुआ है, किसी किसी में 2, क्योंकि हाइड्रोजन बेसिकली हम कह रहे हैं कहाँ पर है, नॉन मेटल का पार्ट है, ग्रुप 17 का पार्ट है, इसलिए हम इसको 2 कंसीडर कर देते हैं। बट यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, सिमिलरली यहाँ पे सब में n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर 1s है तो यहाँ पर 2s, सिमिलरली यहाँ पर 2 3 4 5 6 एंड 7 मीन्स हर बार एक सक्सेसिव एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन क्या होता चला जाता है, एंटर होता चला जाता है। n की वैल्यू 2 to 7, और ये क्या है इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू द s ब्लॉक। और बच्चे एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, कई बार हमें क्या लगता है कि ये जो एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं इनका सब का एटॉमिक नंबर हमें याद नहीं हो पाता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। देखिए क्या करिए, फर्स्ट का हमें मालूम है कितना है, 1 है, इसका कितना है 3, तो हम क्या करें, 3 में हमने 8 प्लस कर दिया, क्या हो गया 11, इसमें हमने 8 प्लस कर दिया तो क्या हो गया 19, इसमें क्या कीजिए 18 प्लस कर दीजिए, क्या हो गया 37, इसमें क्या प्लस कर दीजिए बेटा वापिस 18 प्लस कर दीजिए, वापिस कितना हो गया 555 सीजियम का, और अब प्लस कर दीजिए 32, तो ये कितना हो गया 7 और 5 3 8 मीन्स द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, दैट इज 3 11 19 37 55 एंड 87। और ऐसा देखिए हमने इसलिए किया है क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक तो हमारे क्या होते हैं, सोडियम ऊपर है ही नहीं, खाली होता है। यहाँ पर सिर्फ कितने एलिमेंट हमने ऐड किए, 8 एलिमेंट ऐड किए, क्यों, क्योंकि पी ब्लॉक के 6 और 2 इसके खुद के 8 हो गए, इसलिए 8 ऐड किया। यहाँ पर 18 ऐड किया क्योंकि यहाँ पर 10 तो आ गए डी ब्लॉक एलिमेंट, फिर 6 आ गए उधर एस ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पर क्या 2 आ गए पी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए टोटल 18 ऐड किया। 32 इसलिए ऐड किया क्योंकि बीच में जब आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बीच में एफ ब्लॉक भी आ जाता है, तो इसमें भी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए बेरिलियम का कितना है 4, 8 प्लस कर दिया कितना हो गया बच्चे 12, इसमें क्या प्लस कर दिया 8 प्लस कर दिया तो कैल्शियम का क्या हो गया 20, इसमें क्या करेंगे 18 प्लस कर दो तो कितना हो गया, वैसे यहाँ का पता चल गया तो ये तो अपने आप पता चल गया, 37 से इसका हो गया 38, अगर ये 55 है तो ये क्या हो गया 56, अगर ये 87 है तो ये कितना हो गया 88। तो इस तरीके से अगर आप ये ऑर्डर भी याद रखते हैं कि 2 8 8 18 2 8 18 18 32 ये इलेक्ट्रॉन हमें प्लस करने होते हैं, तो आप सबका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लेट वी टॉक अबाउट मोर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स एस ब्लॉक की। यहाँ पर हमने बात करी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और किस तरीके से आप सभी का क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो
तो बच्चे हो सकता है इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट ही कर पाएँ, क्योंकि हम डिटेल में करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को, कुछ चीज़ें मुझे बीच में एक्सप्लेन भी करनी पड़ेंगी, इसलिए हम यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ ही कर पाएंगे। तो बच्चे हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है NS122, जहाँ पर n की वैल्यू 2 से 7 कुछ भी हो सकती है। देन फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट दे आर सॉफ्ट हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। मीन्स दे डू नॉट हैव वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, दे आर सॉफ्ट। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें बाकियों के कंपैरिजन में तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चे, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टीज, चलो जा अर्जू, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मालूम है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं मालूम कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अगर मैं बात करूँ, इनफैक्ट वी कैन राइट दैट दे हैव लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, या बोल सकती है जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स की लोवेस्ट होती है, फिर अल्केलाइन की उनकी उनसे थोड़ी सी हाईएस्ट होती है, ठीक है ना। तो जब आप इधर मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। देखिए हम देख लेते हैं कि पहले व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। देखिए बच्चे, हमने बात करी है कोई एटम है, उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऐसे वेरियस शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वेरियस शेल्स के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को हटाना, फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम को मुझे किस में चेंज करना है, Na+1 में चेंज करना है। मीन्स आई वांट टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या इस एटम को हीट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इस एटम को हीट किया या एनर्जी प्रोवाइड करी किसी भी फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इट जंप टू द हायर एनर्जी लेवल। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप किसी भी एटम को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। बेसिकली एक्साइटेशन से तो हाई लेवल में चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमें क्या करनी है, कंप्लीटली रिमूव करना है ताकि वो किस में चेंज हो जाए, कैटायन में चेंज हो जाए। तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो एक बार मैं डिफाइन करती हूँ, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is that minimum amount of energy which is required to remove electron from an isolated gaseous atom, so that it convert into cation, ताकि ये किस में चेंज हो जाए, कैटायन में चेंज हो जाए। वैसे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक अलग से हमें टॉपिक पढ़ना है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में बेटा अगर मैं इनको सिर्फ लिख दूंगी यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन भी करती चलूँगी, ताकि हम जब बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने कहा कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए क्या करने के लिए, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ताकि वो किस में चेंज हो जाए, कैटायन में चेंज हो जाए। उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अच्छा अब मैं आपसे पूछ लूँ, एक तो एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन हमें ये निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन हमें ये निकालना है। तो आप अब मुझे ये बता सकते हैं कि मुझे इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए बच्चे, जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब अगर एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, मीन्स साइज छोटे से बड़ा 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 और बड़ा होता चला जाएगा,
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ती चली जाएगी और उसके साथ साथ जो ये ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है यहाँ डिफरेंट शेल में, वो इन इलेक्ट्रॉन को भी पास आने नहीं देंगे, इसको स्क्रीन करेंगे, दूर करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीन्स अभी तो आप ये फैक्टर देख सकते हो कि इसकी दूरी ज़्यादा तो अट्रैक्शन कम, अगर अट्रैक्शन कम तो मेरे लिए ये इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है बजाय कि इस इलेक्ट्रॉन के। समझ आ रही है बात? तो इट्स मीन दैट जितना बड़ा एटम का साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। और लेट मी क्लियर कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और उनमें जो अल्काली मेटल्स होते हैं दे हैव लार्जेस्ट साइज इन द पीरियोडिक टेबल। मीन्स अगर मैं बात करूँ सोडियम की, इधर आप मूव करते चले जाओ, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, उधर आगे चले जाओ एल्यूमिनियम, जो भी एलिमेंट है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? सोडियम, उससे छोटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से छोटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से छोटा नेक्स्ट एलिमेंट। मीन्स जब आप ऐसे ग्रुप में मूव कर रहे हो, पीरियड में मूव कर रहे हो लाइक दिस हॉरिजेंटल, तो आप पाएंगे कि साइज क्या करता जाता है? डिक्रीज करता जाता है। वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे एटॉमिक साइज के अंडर। अभी आप इतना पढ़ सकते हैं, इतना याद रख सकते हैं कि जब आप ऐसे मूव कर रहे हैं किसमें? पीरियड में साइज छोटा होता चला जाता है। ये हमने 10th में भी पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। इसका मतलब जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, मीन्स अल्काली मेटल का साइज हाईएस्ट है। और अगर अल्काली मेटल का साइज हाईएस्ट है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? लोवेस्ट होगी। मीन्स अल्काली मेटल्स हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर अल्केलाइन अर्थ मेटल की होती है। क्यों? क्योंकि अल्केलाइन अर्थ मेटल का साइज अल्काली मेटल से थोड़ा सा छोटा होता है। और जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती चली जाती है? डिक्रीज करती चली जाती है। इनमें से हर एक फैक्टर हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की, जब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। होप आपको अभी ये बात क्लियर हुई होगी कि वाई दे हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लो लिख देती हूँ और अल्काली मेटल की बात करूंगी तो लोवेस्ट। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अल्काली हैव metal have largest size in their group, in their not group period, and hence have lowest ionization enthalpy। और क्योंकि अभी तो मैं एस कंप्लीट पढ़ रही हूँ, मतलब दोनों की बात कर रही हूँ, तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है मेटल्स क्या करते हैं? दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दे अटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। जिनमें से जो अल्काली मेटल्स हैं दे आर यूनी पॉजिटिव, मीन्स दे हैव चार्ज +1, और जो अल्केलाइन अर्थ मेटल हैं दे हैव चार्ज +2, मीन्स वी कैन से दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज, बच्चे ये मैं मान के चल रही हूँ। अभी अगर आपको ये लगे कि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हमें ऑलरेडी आते हैं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं मान के चल रही हूँ कि आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपको दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड दे गेन पॉजिटिव चार्ज। सो अल्काली मेटल्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या चार्ज होता है? +1, और जो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ग्रुप सेकंड लिख देती हूँ, ग्रुप सेकंड जो होता है दे हैव +2। आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो, +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मीन्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या हो गई? दैट इज प्रॉपर्टीज। और हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या? दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए बच्चे, अगर आपको याद हो कि व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो स्पीसीज खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम क्या किस में चेंज हो जाता है? Na+1 में +1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम किस में चेंज हो जाता है? Mg+2 इलेक्ट्रॉन। किसी की बात कर लीजिए, कैल्शियम क्या हो जाएगा? कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 0 से किस में जा रहा है? +1 में जा रहा है।
मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो ये क्या हुए, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हुए। हालांकि डिटेल में हम बाद में ये भी बात करने वाले हैं कि नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, साइज बढ़ेगा या घटेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, ये सब चीज़ें, बट वो हम लेटर ऑन 1 बाय 1 करेंगे। अभी हम जनरल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये सभी क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि दे ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड दो स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज देमसेल्फ दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो स्पीसीज खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, ठीक है ना। तो दैट इज वाई दे ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इफ वी टॉक अबाउट बॉन्ड फॉर्मेशन, they form ionic bond with नॉन मेटल्स। ये मोस्ट प्रोबेबली आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं नॉन मेटल्स के साथ। जैसे मैं कह दूँ KCl, NaCl, Na2O, MgO। मीन्स अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो है बेटा वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और बेरिलियम कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ये एक रूल पढ़ेंगे हम जिसको फजान्स रूल बोलते हैं, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 में। वहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगी कि वाई बेरिलियम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। वहाँ पर हम डिटेल में फजान्स रूल पढ़ेंगे और उस फजान रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि बेरियम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। अभी आप एक्सेप्शन याद रख सकते हो कि बेरिलियम कोवलेंट बनाता है, बाकी मोस्टली क्या बनाते हैं, that is they form ionic bond, that they form electrovalent compound की formation करते हैं, except this one, ठीक है। नेक्स्ट भी टॉक अबाउट, क्योंकि अभी भी मैंने बात करी कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, इवन सॉफ्ट भी होते हैं। आपको मालूम है सोडियम है, सोडियम को तो हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, है ना। रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, है ना। हम सोडियम पोटेशियम को तो एयर में और वाटर में रख भी नहीं सकते, वो क्या करते हैं, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, आग भी लग सकती है। और इसकी रीज़न आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर रिएक्टिव एंड दे आर स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल, क्योंकि अगर आप इनको ओपन में रखोगे आग पकड़ लेंगे और एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कि रिएक्शन के साथ साथ अगर हम बात करें फ्लेम कैसा देते हैं, मीन्स अगर आप इनको हीट करो तो क्या होगा, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के ऑल अदर एस ब्लॉक एलिमेंट इम्पार्ट characteristic color to Bunsen burner flame, बंसन बर्नर फ्लेम। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ बंसन बर्नर फ्लेम। अभी आप ये समझ सकते हैं कि मैं एक दिए की बात कर रही हूँ, अगर गैस का जो बर्नर होता है उसकी बात कर रही हूँ। लैब में छोटे छोटे बर्नर्स आते हैं जिनमें हम केरोसिन ऑयल या फिर इथेनॉल लेते हैं, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, अगर मैं किसी भी मेटल को हीट करूं, किसको छोड़ के, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के, अगर मैं मेटल को हीट करूं तो हमें क्या मिलेगा, उस मेटल को हीट करने पर हमें कलर्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर कॉपर को हीट करती हूं, हालांकि कॉपर यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैं कॉपर को हीट करूँ तो वो ग्रीन कलर की लाइट एमिट करता है। तो जब आप किसी भी अल्काली मेटल या अल्केलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों को छोड़ के उनको हीट करते हैं तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करते हैं। मीन्स इन सब का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर भी है। और ऐसा क्यों है कि वाई दे प्रोवाइड कलर टू द बंसन बर्नर फ्लेम। देखिए बच्चे, अगर आपको याद हो, अभी अभी हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट से अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें तो वो किस में चले जाते हैं, दे जंप टू द एक्साइटेड स्टेट। अगर मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन था, इसको मैंने कुछ एनर्जी दे दी तो ये जंप करके यहाँ चला गया। हमने कहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, और जब स्टेबिलिटी घटेगी तो ये यहाँ आकर दुखी नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि इसका घर तो एक्चुअली में ये है, ये तो
एक्साइटमेंट में एनर्जी लेता है और ऊपर जंप कर जाता है, और जब ये ऊपर चला जाता है तो इसे फील होता है कि मैं यहाँ पर स्टेबल नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। तो वापस क्या करेगा, जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी इसने ली है उस एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। और ये जब एनर्जी एमिट करता है, दिस एमिटेड एनर्जी फॉल इनटू द विजिबल रीजन, और वही विजिबल रीजन के विबग्योर के 7 कलर्स आपकी आईज जो हैं वो परटेन करती हैं या देख सकती हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, जब ये रेडिएशन एमिट करता है ना, इनकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ जो होती है वो विजिबल रेंज में लाई करती है, इसीलिए वो हमें कलर दिखाई पड़ जाते हैं। तो कलर से रिलेटेड बच्चे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि वाई दिस इम्पार्ट दिस कलर, वाई दिस इम्पार्ट दिस कलर, तो उसका रीज़न होता है, इसको बोलते हैं एक्चुअली में डी ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। हालांकि यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है क्योंकि डी में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन कलर का जो भी रीज़न आता है तो वो रीज़न डी ट्रांजिशन होता है। लेकिन यहाँ पर रीज़न क्या है, क्योंकि इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। जब आप मेटल को हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर हायर लेवल पर जंप कर गया, हायर से जब ग्राउंड स्टेट में आया तो जो एनर्जी ये एमिट करता है, ये एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करती है, यानी कि ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में लाई करती है। और वही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमारी आइज़ तक पहुंची है, जिनको हमारी आइज़ क्या करती हैं, देख पाती हैं, और वेरियस कलर हमें दिखने को मिलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द बंसन बर्नर फ्लेम। क्यों बंसन बर्नर फ्लेम पर ये कलर इम्पार्ट नहीं करती? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि अगर हम बात करें बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, नीचे जाइए तो हमें मालूम है इसका साइज़ छोटा है, इसका बड़ा है, इसका और बड़ा है, नीचे जाते हुए साइज़ बढ़ता है, नीचे जाते हुए साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो छोटा है। छोटा साइज़ होने के कारण इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कंपैरेटिवली बाकी एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या है, हाई है। मतलब इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, समझ में आ रही है। और ज़्यादा एनर्जी, ये जो बंसन बर्नर फ्लेम होता है, एक दिया ही तो है, उस दिए में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके, इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होते। दैट इज़ वाई दे डू नॉट शो कलर टू द बंसन बर्नर फ्लेम। तो अगर हमें रीज़न आ जाए कि वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द बंसन बर्नर फ्लेम, सो हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज एनर्जी ऑफ बंसन बर्नर फ्लेम, कंप्लीट लिख लेना प्लीज, बंसन बर्नर फ्लेम इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए इनकी जो एनर्जी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है। दैट इज़ वाई दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द बंसन बर्नर फ्लेम। ऐसा नहीं है कि इनके इलेक्ट्रॉन निकाले ही नहीं जा सकते, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि इस पर नहीं निकलेंगे इसके इलेक्ट्रॉन, है ना, एक दिए से नहीं निकलेंगे, निकल सकते हैं बट बंसन बर्नर पर नहीं निकलेंगे। दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द बंसन बर्नर फ्लेम। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ तो बहुत जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी आप सीख रहे हैं, सीखना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे आप इनको सीखते सीखते समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट, दीज आर द सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, इसको रोकने से पहले, वीडियो को रोकने से पहले मैं एक बार एक छोटा सा टॉपिक और लूँगी यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 100 से अबव होता है, उनके लिए आप नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, मीन्स नेमिंग ऑफ एलिमेंट। वैसे तो हमें मालूम है डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट नेम दिए गए हैं। नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए IUPAC ने कुछ, आप बोल सकते हैं, रूल्स दिए हैं। IUPAC ने क्या दिए हैं, कुछ रूल्स दिए हैं, और उन रूल्स में अगर मैं बोल दूं, उन्होंने कुछ रूट टर्म्स दी हैं जो हमें याद करनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनके नेम याद करते हैं। जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट,
8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। ये कुछ रूट्स दिए हैं, मीन्स दीज आर द रूट वर्ड्स विच वी हैव टू लर्न, ठीक है। और हमें क्या करना है, जैसे एलिमेंट का नाम लिखना है, जैसे मान लिया किसी का नाम 101 है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है 101, तो हम क्या करेंगे, जितने भी आएंगे और उन सब के पीछे वर्ड रूट लगाने के बाद हम एक टर्म लगाते हैं, दैट इज IUM। IUM रूट लगाने के बाद IUM। जैसे इसको अगर मैं नाम दूँ, देखो 1 के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करें, अन, ठीक है, अन। फिर 0 के लिए क्या है, नील, अननील। और फिर 1 अन, और फिर क्या है IM, IM, अननील अन IM, अननील अन IM, ठीक है। अगर 2 वोवल्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे 2I एक साथ हो जाते हैं, तो एक I को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लिया 102 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अननील बाइयम, अननील बाइयम। अगर 103 है, इसको हम क्या बोलेंगे, अननील ट्राइयम, ठीक है ना, अननील ट्राइयम, अननील क्वाडियम, अननील पेंटियम, अननील हेक्सियम, अननील सेप्टियम, लाइक दिस। 114 क्या वर्ड बोलेंगे, अन, क्योंकि 1 है ना, अन, ठीक है। 9 के लिए इन वर्ड यूज करते हैं, अन, और ये क्या हो गया, क्वाडियम, अन क्वाडियम। तो इस तरीके से बच्चे क्या किया जा सकता है, इन एलिमेंट्स को नेम दिए जा सकते हैं, अननील, बाइयम, ट्राइयम, क्वाडियम, 112, 113, 111, कुछ भी लिख सकते हैं, अन बाइयम, ठीक है ना, अन ट्राइयम, अन क्वाडियम, लाइक दिस। इस तरीके से हम इन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, नेम्स दे सकते हैं। बच्चे इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में with more properties of PD and F block elements। घर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।